नमस्कार। इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े विजन पर बात करने वाले हैं। 2047 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन तक ले जाने का विजन। ये एक ऐसा सपना है जो तभी पूरा होगा जब हम सिर्फ एक कंज्यूमर यानी उपभोग करने वाले देश से बदलकर एक प्रोड्यूसर यानी उत्पादन करने वाले हब में शिफ्ट होंगे। तो चलिए इस पूरी आर्थिक वास्तुकला को मिलकर डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी वर्तमान वास्तविकता की, फिर देखेंगे वो लक्ष्य मैट्रिक जो हमें हासिल करना है। उसके बाद हम उन 3 विकास इंजनों को समझेंगे जो हमें वहां तक पहुंचाएंगे। चौथा पॉइंट होगा हमारी विकेंद्रीकृत रणनीति और अंत में हम पहुंचेंगे अपनी 2047 की मंजिल पर। ये फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं पहले भाग से, हमारी वर्तमान वास्तविकता और ये समझना कि सिर्फ एक बाजार बने रहने की आखिर क्या सीमाएं हैं। अगर हम आज की सच्चाई देखें तो हम 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा कंजम्पशन हब है। मतलब दुनिया भर के विदेशी सामानों के लिए हम एक विशाल बाजार हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसिंग लिंक है और वो है हमारा प्रोडक्शन हब बनना। जरा सोचिए, क्या कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ दूसरों का बनाया हुआ सामान खरीदकर लंबे समय तक अमीर बन सकती है? बिल्कुल नहीं। हमें खुद का निर्माण करना ही होगा। यही एकमात्र पक्का रास्ता है। और इसी वजह से हमारे सामने एक कड़वी सच्चाई आती है, जॉबलेस ग्रोथ यानी रोजगार विहीन विकास। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपके पास एक शानदार स्पोर्ट्स कार है, उसका इंजन फुल स्पीड में दौड़ रहा है, लेकिन असल में उसमें मुसाफिरों के बैठने की जगह ही नहीं है। हमने कृषि से सीधे आईटी और सर्विस सेक्टर में तो छलांग लगा दी, लेकिन बीच का जो मैन्युफैक्चरिंग वाला हिस्सा था उसे लगभग छोड़ ही दिया। नतीजा क्या हुआ? देश की जीडीपी तो काफी तेजी से बढ़ी, लेकिन आम लोगों के लिए उस अनुपात में नौकरियां पैदा नहीं हो पाईं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। हमारा टारगेट मीट्रिक क्या है, यानी आम नागरिक के लिए हमारा असल वित्तीय लक्ष्य क्या होना चाहिए? और वो जादुई आंकड़ा है $18,000। जी हाँ, आज हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम लगभग $2,500 के आसपास है। अब हमें इसे $18,000 के पार ले जाना है। इसका मतलब सिर्फ कुछ चंद लोगों का अमीर होना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है हमारे मिडिल क्लास की आय में 7 से 8 गुना की भारी बढ़ोतरी होना। ये वाकई एक गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन असल जिंदगी में इस नंबर का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्वाइवल इकोनॉमी से निकलकर सरप्लस इकोनॉमी में जाना। आज कई लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। महीना खत्म होते होते सारी कमाई बिल और उनका भी न खत्म होने वाली ईएमआई में चली जाती है। इसे हमें बदलना है। हमें एक ऐसी अधिशेष अर्थव्यवस्था बनानी है जहां बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद भी इतना पैसा बचे कि लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। अब सवाल ये है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो चलिए तीसरे भाग में देखते हैं वो 3 पावरफुल ग्रोथ इंजन जो 2047 तक हमारा पुल बनेंगे। हमारा पहला इंजन है इंडस्ट्री 4.0। अब वो पुरानी, धूल भरी और सिर्फ पसीना बहाने वाली फैक्ट्रियों का जमाना जा रहा है। अब बात हो रही है स्मार्ट फैक्ट्रियों की, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ मैनुअल लेबर की जगह एक बहुत ही स्किल्ड वर्कफोर्स इन एडवांस्ड एआई सिस्टम्स को संभालेगी। दूसरा इंजन है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या जिसे हम शॉर्ट में डीपीआई कहते हैं। आपने यूपीआई का कमाल तो देखा ही है, लेकिन वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब ओएनडीसी जैसे डिजिटल नेटवर्क आ रहे हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, बिचौलिए यानी मिडलमैन पूरी तरह से खत्म। जरा सोचिए, एक छोटा सा कारीगर भी अब बिना किसी भारी कमीशन के सीधा ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकता है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगभग 0। और तीसरा और शायद सबसे रणनीतिक इंजन है ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था। ये समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में दुनिया के विकसित देश कार्बन टैक्स लगाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर हम सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद बनाएंगे तो हम उन भारी टैक्सों से पूरी तरह बच जाएंगे। मतलब ग्लोबल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स सबसे किफ़ायती और प्रतिस्पर्धी होंगे। है ना कमाल की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, विकेंद्रीकृत रणनीति। यहाँ हम बात करेंगे कि लोकल एमएसएमईज को कैसे सशक्त बनाया जाए। अब एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सारी एडवांस तकनीक सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में रहेंगी?
बिल्कुल नहीं। पुराने मास प्रोडक्शन मॉडल में यही होता था। कंट्रोल सिर्फ बड़े शहरों में बैठी बड़ी कंपनियों के पास था। लेकिन हमारा नया स्ट्रक्चर प्रोडक्शन बाय मासेस यानी जनता द्वारा उत्पादन पर आधारित है। इसमें असली पावर हमारे स्थानीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के पास होगी। विकास सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर जिले के क्लस्टर तक जाएगा। ये केंद्रीकृत पूंजी से आर्थिक लोकतंत्र की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। ग्राउंड लेवल पर ये कैसा दिखेगा? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। इमेजिन कीजिए वाराणसी का एक बुनकर जो एआई का इस्तेमाल करके दुनिया भर के लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के हिसाब से तुरंत नए डिजाइन बना रहा है। या फिर तमिलनाडु की एक पीतल की फैक्ट्री जो अफोर्डेबल रोबोट्स की मदद से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 10 गुना तक बढ़ा चुकी है। या एक छोटा सा लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रियल टाइम में अपने डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है। जब ये तकनीक छोटे बिजनेसेस के हाथ में आती है ना, तो सच मानिए एक ऐसी लहर पैदा होती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। और अब भाग 5, 2047 की हमारी मंजिल। एक ऐसा वक्त जहां हम जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स बनेंगे। जब ये सारे इंजन एक साथ पूरी पावर से काम करेंगे तो मेड इन इंडिया का मतलब हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सिर्फ सस्ते सामान का प्रतीक नहीं रहेगा। मेड इन इंडिया का मतलब होगा दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, कटिंग एज एआई सॉफ्टवेयर और सबसे सुरक्षित जीवन रक्षक दवाएं। हमारा देश सिर्फ एक बाजार नहीं होगा, बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस फैक्ट्री और लैब दोनों होगा। और इसका समाज पर जो असर होगा वो बहुत गहरा है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, युवा नौकरी चाहने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। वो ईएमआई भरने की एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। हमारे युवाओं के पास इतना सरप्लस कैपिटल होगा कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज को हकीकत में बदल पाएंगे। वो रोजगार ढूंढने के बजाय रोजगार पैदा करेंगे। यही तो सच्ची आत्मनिर्भरता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये मंजिल बिना एक बड़े माइंडसेट शिफ्ट के हासिल नहीं हो सकती। हमें सिर्फ विदेशी सामानों के उस आकर्षण से बाहर निकलना होगा। लोकल के लिए वोकल होने का असली मतलब है अपने स्थानीय एमएसएमईज और स्वदेशी इनोवेशन पर गर्व करना और उनका एक्टिवली सपोर्ट करना, क्योंकि इसी सोच की नींव पर ये पूरी नई आर्थिक वास्तुकला खड़ी हो सकती है। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है। तकनीक तो अपनी रफ्तार से तेजी से बदल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे लोकल एमएसएमईज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्निक से जोड़ने में आज सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या ये शिक्षा और ट्रेनिंग की कमी है, बुनियादी ढांचा है, या फिर कुछ और? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।